हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार वर्मा, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी का पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में सीस्मोग्राम्स के बारे में पढ़ा। सीस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है और सीस्मोग्राफ एक रिकॉर्ड होता है अर्थक्वेक। सीस्मोग्राफ की हेल्प से हम अर्थक्वेक को नापते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थक्वेक साइज। कि अर्थक्वेक की साइज को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अर्थक्वेक कितना बड़ा आया है, क्या उसकी इंटेंसिटी है, क्या उसका मैग्नीट्यूड है। तो अर्थक्वेक को साइज को डिफाइन करने के लिए हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड मतलब हम जानते हैं परिमाण। ठीक है, कितनी उसकी क्वांटिटी है। ठीक है, कितना वजन है, सिंपल सी बात है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक क्वांटिटेटिव एस्टिमेट है अर्थक्वेक की साइज को नापने का। और इंटेंसिटी एक क्वालिटेटिव मेजर है अर्थक्वेक को नापने का। ठीक है, तो अलग अलग टर्म्स है, एक क्वांटिटी एक क्वालिटी। ठीक, क्वांटिटी को नापने के लिए मैग्नीट्यूड और क्वालिटी को नापने के लिए इंटेंसिटी। इन दोनों की हेल्प से हम अर्थक्वेक की साइज डिफाइन कर पाते हैं कि अर्थक्वेक इतनी साइज का आया है। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है। पहला मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड हमने जैसे बताया था, मैग्नीट्यूड एक क्वांटिटेटिव एस्टिमेट है अर्थक्वेक साइज को एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जब अर्थक्वेक के टाइम में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वही अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कहलाती है। ठीक है, तो जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है इसको हम रिक्टर स्केल पे नापते हैं। तो डॉक्टर चार्ल्स रिक्टर थे, उन्होंने अर्थक्वेक के बारे में स्टडी की, सिस्मिक वेव्स के बारे में स्टडी की और कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए और पाया कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो लार्ज अर्थक्वेक आ गया, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ली उन्होंने, सेम डिस्टेंस पे जो लार्ज अर्थक्वेक आएगा उसका जब सिस्मोग्राम की स्टडी की तो लार्ज अर्थक्वेक में बिगर वेव एम्पलीट्यूड आए। वे वेव्स जो जनरेट हुई थी सिस्मिक वेव्स, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, जबकि स्मॉलर अर्थक्वेक में उनका एम्पलीट्यूड कम था। ठीक है, सेम चीज़ ये चीज़ वापस गई कि फॉर अ गिवन अर्थक्वेक सिस्मोग्राम्स एट फार्दर डिस्टेंस हैव स्मॉलर वेव एम्पलीट्यूड। इस सिस्मोग्राम जो जितनी दूर पे अर्थक्वेक आएगा उसका वेव एम्पलीट्यूड उतना ही कम होगा देन दोज एट क्लोजर डिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि जो वेव का एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वेव कौन सी? सिस्मिक वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है ये एपिसेंट्रल डिस्टेंस की इंक्रीज होने से होते होते ये वेव एम्पलीट्यूड घटता जाता है। ठीक है, मीन्स इसका यह है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी एपिसेंट्रल डिस्टेंस, वैसे वैसे अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड घटता जाएगा। ये चीज़ इन दो पॉइंट के हिसाब से डिस्कस हुई कि जैसे जैसे एपिसेंट्रल डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एम्पलीट्यूड वेव एम्पलीट्यूड भी घटता जाएगा। ठीक है, या उल्टा समझ लेते हैं कि अगर एपिसेंट्रल डिस्टेंस ज़्यादा कम हुई तो वेव एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा आएगा। मतलब एपिसेंटर के जो आसपास वाला एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, वहाँ पे बड़ा अर्थक्वेक आता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वहाँ पे अर्थक्वेक की साइज घटती जाती है। फिर अब बात करते हैं हम रिक्टर स्केल की। रिक्टर स्केल क्या होता है? रिक्टर स्केल के लिए रिक्टर ने एक डेफिनेशन दी और डेफिनेशन को हमने एक रिलेशन एनर्जी और मैग्नीट्यूड में एक रिलेशन बना के दिखाया कि log 10 E इज इक्वल टू 11.4 प्लस 1.5 एम। जहाँ E है एनर्जी रिलीज और एम है मैग्नीट्यूड ऑन रिक्टर स्केल। तो रिक्टर की डेफिनेशन ये थी मैग्नीट्यूड की कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है ए, उसका हम लॉग फंक्शन लेंगे बेस की पावर 10 पे। ठीक है, और कितने डिस्टेंस पे नापेंगे? एपी सेंटर से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्टैंडर्ड सिस्मोग्राफ। तो जो वैल्यू आएगी वो हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। ठीक है, वापस वही बताता हूँ सेम चीज़ कि हम एक स्टैंडर्ड सिस्मोग्राफ लेंगे जो एपी सेंटर से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक स्टैंडर्ड सिस्मोग्राफ यहाँ यूज लेंगे और वहाँ पर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा ए, उसका जो लॉग फंक्शन होगा वही हमारा मैग्नीट्यूड होगा अर्थक्वेक। ठीक है, इसी को हम लोकल मैग्नीट्यूड स्केल भी कहते हैं। इसके अंदर हमेशा होल नंबर ही यूज लेते हैं, मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने के लिए होल नंबर यूज किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर एवरी 1 यूनिट इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड,
एक पर्टिकुलर जैसे 6 से 7 पे जा रहा है तो 1 यूनिट इंक्रीज मैग्नीट्यूड में होता है, तो वेव एम्पलीट्यूड होता है, जो सिस्मिक वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वो 10 टाइम बढ़ता है और एनर्जी 31 टाइम्स बढ़ती है। ठीक है, जैसे कि ये बताते हैं कि जब M6 अर्थक्वेक आता है, M6 मतलब मैग्नीट्यूड 6 लेवल का अर्थक्वेक अगर आता है तो वो M5 लेवल से 31 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, और M4 अर्थक्वेक से 900 अप्रोक्सीमेटली 900 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो एनर्जी रिलीज है और मैग्नीट्यूड उसके बीच में रिलेशन बनाया था रिक्टर ने, वो था log tan E इक्वल टू 11.4 प्लस 1.5 एम, और E है एनर्जी रिलीज और M है मैग्नीट्यूड ऑन रिक्टर स्केल। ये क्लासिफिकेशन है मैग्नीट्यूड के हिसाब से कि अगर इतना मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है ये साल में एवरेज इतना आता ही है। तो ये बताया गया है कि जो ग्रेट अर्थक्वेक होता है वो होता है 8 एंड हायर। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड होता है 8 एंड हायर और ये साल में एक बार तो एटलीस्ट आता ही है। इसी तरह से मेजर अर्थक्वेक होता है 7 से 7.9 के बीच में और जिसका एनुअल एवरेज नंबर है 18। उसी हिसाब से स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होता है 6 से 6.9, एवरेज एनुअल नंबर है 250। मॉडरेट अर्थक्वेक का है 5 से 5.9, एनुअल एवरेज नंबर है 800। लाइट अर्थक्वेक का, हाँ लाइट अर्थक्वेक होता है 4 से 4.9 और इसकी जो एवरेज एनुअल नंबर है अकरेंस की वो है 6200। माइनर 3 से 3.9 ये साल में 49,000 से ज़्यादा आ जाते हैं। और जो बहुत ही माइनर अर्थक्वेक होता है जिसका मैग्नीट्यूड 3 से कम होता है ये साल में 9 लाख के आसपास आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंसिटी। ठीक है, पहला था क्वालिटी क्वांटिटी, अब है क्वालिटी। इंटेंसिटी जो मेजर करते हैं हम अर्थक्वेक की, ये क्वालिटेटिव मेजर है। ठीक है, ये अलग अलग जगह पर अर्थक्वेक का जो इफेक्ट हुआ उसी को मेजर करने का काम आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम इंटेंसिटी को कोई इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से नहीं नापते हैं, इसमें हम जो विजुअल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जो उस वक्त अर्थक्वेक के ड्यूरेशन में जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे तो उन्होंने जो देखा और जो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया उसी के हिसाब से हम पता कर पाते हैं कि उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि इंटेंसिटी जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ विजुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पीपल का, उसी के हिसाब से ये बताया जाता है कि इतने इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया। ठीक है, ये इंटेंसिटी डाटा क्या काम आता है, इस इंटेंसिटी की डाटा के हिसाब से हम एक सीस्मिक रिस्क मैप बनाते हैं उस एरिया का, उस कंट्री का। और ये सीस्मिक रिस्क मैप क्या काम आता है, ये हमें उस सेफ साइट को प्लान करने के काम आता है जो कई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारे को बनानी होती हैं, जैसे कि कोई बड़ा डैम बनाना है या न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है, तो हमें ये भी चेक करना होता है कि वहाँ पे अर्थक्वेक तो आएगा नहीं। इसलिए हम इंटेंसिटी को नापते हैं और उसकी हेल्प से सीस्मिक रिस्क मैप बनाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ये पॉइंट्स हैं जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। पहला है अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिंपल सा टाइम टर्म से मैग्नीट्यूड। तो अभी हमने बताया था कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा डैमेज और प्रॉपर्टी होगी, डैमेज किसको, लाइफ को भी और प्रॉपर्टी को भी। तो सीधी सी बात है कि जैसा प्रॉपर्टी को डैमेज होगा या लाइफ को प्रॉपर्टी को डैमेज होगा तो हमारा अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, और जैसे जैसे अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो हमारी इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी क्या है, इंटरडिपेंडेंट। अगर जितना बड़ा अर्थक्वेक आएगा उतना ज़्यादा डैमेज होगा, उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा और उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी होगी अर्थक्वेक। सेकेंड पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर। एपिसेंटर से डिस्टेंस, तो जो नियर एपिसेंटर होता है वहाँ पे ज़्यादा डैमेज होता है और जो पॉइंट एपिसेंटर से दूर होते हैं वहाँ पे डैमेज कम होता है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर। एपिसेंटर के नज़दीक में डैमेज ज़्यादा होगा और एपिसेंटर से दूर जितना जाते जाएंगे उतना ही डैमेज कम होता जाएगा। थर्ड पॉइंट है टाइप ऑफ फाउंडेशन मटेरियल, कि कौन सा फाउंडेशन मटेरियल हम यूज़ ले रहे हैं वो भी अफेक्ट करता है। जैसा कि कहते हैं जो हार्ड रॉक फाउंडेशन होती है, जो हार्ड रॉक फाउंडेशन होती है वो पी और एस वेव की वजह से वाइब्रेट हो जाती है मोर। ठीक है, और जो सॉफ्ट सॉइल होती है ये सरफेस वेव्स की वजह से वाइब्रेट होती है। फोर्थ पॉइंट है बिल्डिंग स्टाइल। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जो लाइफ, जो लॉस ऑफ लाइफ होता है
ये अर्थक्वेक की वजह से नहीं होता, ये क्या होता है, बिल्डिंग कोलैप्स होने से, ब्रिज कोलैप्स होने से, या कोई भी अदर स्ट्रक्चर कोलैप्स होने से होता है। ठीक है। तो बात क्या है कि हमारा जो बिल्डिंग की स्टाइल है वो भी डिपेंड करती है लॉस ऑफ लाइफ पे। कि लॉस ऑफ लाइफ किस पे डिपेंड करेगी, बिल्डिंग्स पे, कि हम उस घर के अंदर रह रहे हैं वो सेफ है या नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ बताया गया कि जो पी और एस वेव है ये ज़्यादा डैमेज करती है ब्रिक और स्टोन बिल्डिंग्स को, और वो भी स्पेशली जो छोटी होती है। और जो सरफेस वेव्स हैं वो किसको डैमेज करती है, टॉल बिल्डिंग्स को, जो सॉफ्ट सॉइल के ऊपर बनी होती है। तो ये दोनों ही रिस्की वन है, पी और एस वेव रिस्की वन है, जो शॉर्टर वन को अप्लाई करेगा, और जो सरफेस वेव्स हैं वो अप्लाई करेगा टॉल बिल्डिंग्स के ऊपर। और 5 पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ शेकिंग, कि टाइम, कितना टाइम वो शेक किया अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक का ड्यूरेशन, जितना ज़्यादा अर्थक्वेक आएगा डैमेज उतना ही ज़्यादा होगा, और उतनी ज़्यादा हमारी इंटेंसिटी रहेगी। तो ये 5 पॉइंट हैं, ये हमें ये बताते हैं कि इंटेंसिटी कैसे अफेक्ट करती है, इंटेंसिटी को ये कैसे अफेक्ट करता है। मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर, टाइप ऑफ फाउंडेशन मटेरियल, बिल्डिंग स्टाइल, ड्यूरेशन ऑफ शेकिंग। तो इन पांचों पॉइंट्स की हेल्प से हम ये पता कर पाते हैं कि वहाँ पर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। थैंक यू।